हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू इको कॉन्सेप्ट। आज की वीडियो में एक बहुत ही इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट फाइनेंस कमीशन को हम डिस्कशन करेंगे इस वीडियो में। तो डेफिनेटली ये जितना भी एग्ज़ाम है कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का, सबके लिए इम्पोर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि एक ना एक क्वेश्चन पूछा जाता है। तो अगर आपको ये कंटिन्यूसली जो मैंने इकोनॉमिक्स का सीरीज़ बना रहा है, अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो डेफिनेटली एक लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तो उससे मुझे बहुत मोटिवेशंस मिलता है और भी वीडियो कंटेंट क्रिएट करने का। तो चलिए विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम चलिए शुरू करते हैं। व्हाट इज़ द फाइनेंस कमीशन? देखिए, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशनल असेंबली बनाया गया था उस टाइम ही फाइनेंस कमीशन भी बनाया गया था। ये होता है कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी। ये आर्टिकल 280 में आपको मिलेगा। ठीक, तो ये जो हमारा जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस है, देखिए सेंट्रल के पास ज़्यादा टैक्सेस होता है, क्योंकि वो इनकम टैक्स और बहुत सारे टैक्सेस को वो कलेक्ट करता है। तो उसका टैक्स का जो ये है रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा है। तो उसका काम होता है कि उसको स्टेट को भी शेयर करना पड़ता है। As we have a federal structure government, so it is the fundamental duty of central government to distribute his tax net proceed tax to the states। तो इसलिए ये फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशंस करता है जो नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस है उसको कैसे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए अदर स्टेट के साथ। ये उसका मेन फंक्शन है। तो जो डिविजिबल टैक्स है, जो टैक्स के अंडर जो डिविजिबल टैक्स होता है, एक्चुअली जो डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए स्टेट को स्टेट के साथ, वही रिकमेंडेशंस करते हैं ये फाइनेंस कमीशन। व्हाट इज़ द स्टेट फाइनेंस कमीशन? देखिए, स्टेट फाइनेंस कमीशन ये कॉन्स्टिट्यूशनल जब क्रिएट हुआ था असेंबली के जरिए, छुदा असेंबली, तो उस टाइम ये स्टेट फाइनेंस कमीशन का कोई मेंशन नहीं था। इसको 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में इसको इंक्लूड किया गया है। जिस टाइम म्यूनिसिपैलिटी एंड पंचायत को भी कॉन्स्टिट्यूशनलाइज किया गया था, उसी टाइम 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट में ये स्टेट फाइनेंस कमीशन को स्टेबलाइज किया गया था। ठीक, तो ये आपको 243 में इनकॉर्पोरेट किया गया था। 243 आई में इसको इनकॉर्पोरेट किया गया था बाद में। ठीक, इसका टेन्योर है 5 ईयर्स, मतलब 5 ईयर्स साल के बाद ये फिर से नया स्टेबलाइज होता है। इसका काम भी सेम होता है। ये स्टेट लेवल का है, इसलिए पंचायत और म्यूनिसिपैलिटी को कितना पैसा मिलना चाहिए टैक्स से, जो स्टेट का रेवेन्यू है उससे कितना पैसा पंचायत एंड म्यूनिसिपैलिटी को मिलना चाहिए, ये डिसाइड होता है स्टेट फाइनेंस कमीशन के द्वारा। ठीक, तो अब देखिए जो सेंट्रल कमीशन फाइनेंस कमीशन है उसका कॉम्पोजिशन एक बार देख लीजिए। इसका जो चेयरमैन होता है वो पब्लिक अफेयर्स से एक्सपर्ट होता है। ठीक है, मतलब वो फाइनेंस और जो अकाउंटेंट से भी हो सकता है। जो अदर्स 4 मेंबर होता है उसको स्पेशल नॉलेज चाहिए फाइनेंस, अकाउंट, लॉ, इकोनॉमिक्स, गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन, इन सब सब्जेक्ट में उसका स्पेशलाइज्ड होना चाहिए। मतलब स्पेशल नॉलेज उसको होना चाहिए इन सब सब्जेक्ट में, इफ दे वांट टू बी मेंबर ऑफ दिस कमीशन। रिकमेंडेड हाउ टू डिवाइड टैक्स रेवेन्यू, मेन फंक्शन क्या है एज पर आर्टिकल 208। तो उसका जो टैक्स रेवेन्यू है, जो टैक्स है सेंट्रल गवर्नमेंट का, उसको डिवाइड करने का रिकमेंडेशन करता है कि इतना परसेंटेज स्टेट को देना चाहिए, या फिर जो एक पर्टिकुलर जो इकोनॉमिक सिचुएशन जिसका ठीक ठाक नहीं है उस पर्टिकुलर स्टेट को ग्रांट इन एड, मतलब एक्स्ट्रा फाइनेंशियल सपोर्ट करना, ये भी सजेस्ट करता है। ये सजेस्ट करता है। ठीक है, it is not mandatory for the central government that they will abide it. They can accept their recommendations or not, it's depend on the central government। suggest measures to improve the financial status of पंचायत and municipality, ये 73rd एंड 74th में अमेंडमेंट एक्ट में। तो ये भी एक फाइनेंशियल स्टेटस डायरेक्टली पंचायत को दे सकता है।
मतलब ये सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्ट पंचायत को दे सकता है। पहले ये स्टेट के थ्रू आता था, अभी ये डायरेक्ट फाइनेंशियल डायरेक्ट बेनिफिट होता है। ठीक है, मतलब उसके जो पंचायत है उसका अकाउंट में डायरेक्टली अकाउंट राइट हो जाएगा पैसा जो ग्रांटी नेड है, तो वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकते हैं। लेकिन फाइनेंस जो स्टेट का फाइनेंस कमीशन है उसके रिकमेंडेशन के बाद, मतलब वो एक प्रपोजल देगा, तो उसके बाद ये सेंट्रल गवर्नमेंट कर सकता है। देखिए, ये वर्टिकल डेवल्यूशंस क्या होता है। वर्टिकल डेवल्यूशंस, ये जो सेंट्रल का टैक्स है वो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट में डिस्ट्रीब्यूट होता है। तो वर्टिकल डेवल्यूशंस मतलब जो, मान लीजिए ये 100% टोटल टैक्स है, जितना भी अमाउंट हो, ये 100 रुपीज़ भी हो सकता है। मान लीजिए फॉर हाइपोथेटिकली सपोज दैट टोटल टैक्स 100 रुपीज़ है। तो इसमें से अगर जो वर्टिकल डेवल्यूशंस का मतलब होता है कि मान लीजिए सेंट्रल जो फाइनेंस कमीशन है उसने ये रिकमेंडेशन दिया कि टोटल 100% से 41% ये फिफ्थ फाइनेंस कमीशन के रिकमेंडेशंस वाइज ये किया गया है कि 41% ये स्टेट को देना चाहिए टोटल इनकम से। मान लीजिए टोटल इनकम 100 रुपीज़ है, तो उसमें से 41 रुपीज़ ये स्टेट को जाएगा और जो 59 रुपीज़ होगा ये सेंट्रल के पास रहेगा। तो ये होता है वर्टिकल डेवल्यूशंस, मतलब टोटल जो टैक्सेबल इनकम है उसका कितना परसेंटेज स्टेट को जाएगा, ये होता है वर्टिकल डेवल्यूशन। ठीक, और एक होता है हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशंस। ये क्या होता है, जो 41% है उस 41% से इंडिविजुअल स्टेट को कितना मिलेगा। मतलब मान लीजिए टोटल 28 स्टेट है, तो मान लीजिए यूपी बड़ा स्टेट है तो उसको मान लीजिए 17% मिलेगा, और राजस्थान को मिलेगा 11%, वेस्ट बंगाल को मिलेगा 12%। तो इस टाइप का एक डिस्ट्रीब्यूट ये भी ये हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। मतलब जो 41 रुपीज़ है मान लीजिए, तो 41 रुपीज़ से 17 रुपीज़ यूपी को मिलेगा, राजस्थान को 11 रुपीज़ मिलेगा, वेस्ट बंगाल को 12 रुपीज़। गोवा छोटा स्टेट है इसलिए उसको 2 to 3 रुपीज़ मिल सकता है, 2 to 3%। तो इस टाइप से ये डिस्ट्रीब्यूट होता है, इसको बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डिस्ट्रीब्यूशन। तो हॉरिजॉन्टल डेवल्यूशन एंड जो वर्टिकल डेवल्यूशन, इसका कंसेप्ट आपको समझ में आ गया आई थिंक। तो ये कैसे मेज़र करते हैं, ये सेंट्रल गवर्नमेंट का कुछ फार्मूला होता है। जैसे वो देखते हैं कि एक पर्टिकुलर स्टेट ने कितना इम्प्रूव किया है, पॉपुलेशन कंट्रोल कैसे कर रहा है। तो इस टाइप बहुत सारे इंडिकेटर है जिसके ज़रिए ये मेज़र किया जाता है कि कौन सी स्टेट को कितना रेवेन्यू, कितना परसेंटेज रेवेन्यू मिलेगा, कितना परसेंटेज डिविजिबल टैक्स का मिल सकता है। तो इट्स डिपेंड ऑन सम indicator. दिस परसेंटेज आर बेस्ड ऑन ए नेशनल फार्मूला दैट इंक्लूड, जिसको बोलते हैं पॉपुलेशन। मान लीजिए ये कैसे डिसाइड किया जाता है कि पॉपुलेशन, उसका पॉपुलेशन देखते हैं, अगर ज़्यादा पॉपुलेशन से उसको ज़्यादा शेयर मिलेगा, अगर उसका एरिया बड़ा है तो उसको ज़्यादा मिलेगा। इनकम डिस्टेंस देखते हैं कि इनकम जो पर कैपिटा इनकम है, तो पर कैपिटा इनकम का जो कितना सबसे ज़्यादा है, कितना सब जो लोएस्ट स्टेट है उसको ज़्यादा मिलता है। फॉरेस्ट कवर जिस स्टेट में ज़्यादा होता है उसको ज़्यादा मिलता है। तो ये सब कुछ इंडिकेटर होता है जिसके ज़रिए एक नेशनल फार्मूला के ज़रिए ये फाइनेंस कमीशन डिसाइड करता है कि कौन सा स्टेट को कितना परसेंटेज शेयर दिया जाए। वाई डज द सेंट्रल गवर्नमेंट गिव्स मनी टू द स्टेट, क्यों देते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट को, क्यों देते हैं? बिकॉज ऑफ फिजिकल फेडरलिज्म। ये हमारा जो इंडिया का स्ट्रक्चर है वो फेडरलिज्म स्ट्रक्चर है। सेंट्रल गवर्नमेंट बहुत ज़्यादा पैसा कलेक्ट करता है एज ए टैक्स। सेंट्रल गवर्नमेंट टैक्स का वो ज़्यादा होता है, उसका टैक्स कलेक्शन, ठीक है। और स्टेट का एक्सपेंडिचर ज़्यादा होता है क्योंकि बहुत सारी चीज़ें जैसे हेल्थ, पुलिस, रूरल डेवलपमेंट, ये सब तो ये ग्रामीण एरिया जो विलेज एरिया होता है उसका एजुकेशन सिस्टम, हेल्थ, ग्राउंड लेवल का, ग्रास रूट लेवल का, तो वो स्टेट के पास ही होता है। इसका उसका रेस्पॉन्सिबिलिटी, उसका एक्सपेंडिचर बहुत ज़्यादा होता है।
उसके इनकम से, अगर उसका इनकम कंपेयर किया जाए तो उसका लायबिलिटी बहुत ज़्यादा है। तो इसलिए सेंट्रल गवर्नमेंट उसको स्टेट को शेयर देता है, और एक फेडरलिज्म स्टेट है तो इसलिए भी होता है। और एक रीज़न से नेशनल यूनिटी बनाए रखने के लिए भी होता है, डेवलपमेंट को बैलेंस करने के लिए, ये सब सम रीजंस होता है। जैसे बहुत सारे अंडर डेवलप्ड स्टेट है जैसे बिहार, उड़ीसा, तो दे नीड मोर फाइनेंशियल सपोर्ट। तो बोथ सेंट्रल एंड स्टेट फाइनेंस कमीशन वर्क इंडिपेंडेंटली। ये स्टेट फाइनेंस कमीशन को कंट्रोल नहीं करता है, ये भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, और सेंट्रल भी एक इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है। तो ये था एक छोटा सा वीडियो। आई थिंक आपको इसका कॉम्पोजिशन, इसका फंडामेंटल ड्यूटीज़, सबको इसका जो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस आपको समझ में आ गया है। और एक छोटा सा वीडियो था। आपको अगर ये सीरीज़ आपको अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर। इससे मुझे बहुत मोटिवेशंस मिलता है, और मेरा यही ये इंटेंशन है कि आपके साथ हम जुड़ा रहे, ताकि आपको हेल्प कर सके इकोनॉमिक्स। एंड इसके बाद हम पॉलिटी सेशन को भी स्टार्ट करेंगे। तो प्लीज़ कमेंट, अगर आपको किसी भी पर्टिकुलर चैप्टर को फर्स्ट एक्सप्लेनेशन की ज़रूरत है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।